Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class also, I am going to talk about some common mistakes that we make in our day-to-day conversation or writing or wherever we use English. आज के क्लास में भी कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर मैं कुछ बात करने वाला हूं और ये कॉमन मिस्टेक्स का 10वां वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला एक्सप्रेशन जो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, ये एक्सप्रेशन प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक वाला एक्सप्रेशन है. लेट्स सी. इसको देखिए. nobody cried in the funeral. Nobody cried in the funeral. तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक है. बट इफ समबडी स्पीक्स दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, he will sound very good. अगर कोई इस वाक्य को बोलता है तो it's very hard to detect what mistake is. So where is the mistake? तो इस मिस्टेक को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहां भी ग्रुप एक्टिविटी होती है तो ग्रुप एक्टिविटी के पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं. तो इसमें ग्रुप एक्टिविटी जो है ये फ्यूनरल है और इस ग्रुप एक्टिविटी के पहले रॉन्ग प्रीपोजिशन लगाया. सो नोबडी क्राइड इन द फ्यूनरल की जगह आप कहेंगे नोबडी क्राइड एट द फ्यूनरल. तो इस ग्रुप एक्टिविटी से रिलेटेड एक और कॉमन मिस्टेक मैं बताने वाला हूं. इसको देखिए. सेम मिस्टेक based on the concept that I have discussed, group activity concept. इसको देखिए. अगर मैं लिखूं कि he was in the wedding, he was in the wedding, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेडिंग जो है ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है. सो इफ यू से he was in the wedding, it will be incorrect. So the correct way to say it is he was at the wedding. So I hope this group activity concept is clear to you. Now let's see the third expression or third sentence that I am going to write here. तीसरा सेंटेंस यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं. इसको देखिए. इसको देखिए. It was one of the happiest days in my life. It was one of the happiest days in my life. This sentence appears absolutely fine. इसमें मिस्टेक क्या क्या आ सकता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है. तो यहां पे वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है डेज, ये करेक्ट है. सो वेयर इज द मिस्टेक? तो इस मिस्टेक को समझने के लिए, ये भी प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड मिस्टेक है, लेकिन इस मिस्टेक को समझने के लिए जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए. अगर हम कहीं भी बहुत सारी चीजों में किसी एक चीज की बात करते हैं, जैसे यहां पे बहुत सारे दिनों में एक दिन की बात हो रही है. अगर ये बहुत सारे डेज हैं, ये बहुत सारे डे हैं, तो उन बहुत सारे डे में एक डे की बात हो रही है. सो जहां भी बहुत सारी चीजों में किसी एक चीज का बात होगा, वहां पे प्रीपोजिशन जो हम यूज करेंगे ऑफ यूज करेंगे. सो इन माई लाइफ की जगह यहां पे मैं इनको काट के अगर मैं ऑफ लिख दूं तब ये सेंटेंस आपका परफेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इज इट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, नॉट इन माई लाइफ. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. आगे हम लोग देखते हैं अगले एक्सप्रेशन को. अगला जो है सेंटेंस नहीं है, एक एक्सप्रेशन है जो आमतौर पे इसके ऊपर मिस्टेक हमसे हो जाता है. इसको देखिए. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. सडनली कम अक्रॉस. सडनली कम अक्रॉस. तो इस तरह का एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे सडनली कम अक्रॉस, तो ये गलत हो जाएगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट somebody,
to meet somebody by chance. या इसका एक और अर्थ हो जाएगा to find something by chance. तो सिंपल सा इसमें मिस्टेक क्या है कि कम अक्रॉस जो है ये सडनली का सेंस अपने आप देता है, तो इसमें अलग से सडनली लगाने की आवश्यकता नहीं है. यू विल सिंपली से आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग या आई केम अक्रॉस हिम. सो केम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज नहीं किया जाएगा. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू एज वेल. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. इसको देखिए, अ प्ले फ्रॉम और राइटर. तो यहां पे प्ले का मतलब नाटक हो गया. यहां पे मैं बुक भी लिख सकता हूं, अ बुक फ्रॉम अ राइटर. तो अगर किसी लेखक की तरफ से कोई प्ले या बुक बनाया जाता है तो उसमें प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे. सो इंस्टीड ऑफ सेइंग अ प्ले और अ बुक from a writer, we can simply say a play or a book by a writer. So a book or play by a writer is correct. So rather than saying a play from a writer, we need to say a play or book by a writer. So I hope this one is clear to you too. So next expression या next sentence की तरफ बढ़ते हैं. इसको देखिए, अगले सेंटेंस को देखते हैं. आमतौर पे ये यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस है. इसको देखिए, he behaved friendly. he behaved friendly. या अगर मैं सेंटेंस बोलूं he behaved very friendly, तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं इस 3 वर्ड वाले सेंटेंस में ही जो है आपका सब्जेक्ट है, बिहेव वर्ब है, और फ्रेंडली जो है एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि हाउ ही बिहेव्ड फ्रेंडली. लेकिन फ्रेंडली जो है ओरिजिनली एक एडजेक्टिव है. फ्रेंडली इज एन एडजेक्टिव. तो कोई एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से आप एडवर्ब का काम नहीं करा सकते हैं. So in this sentence, friendly is absolutely incorrect. तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको जरा देखिए. हम इसको बनाएंगे he behaved in a friendly manner. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रेंडली एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एडवर्ब की तरह दिख रहा है सिर्फ एडवर्ब की तरह. एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं. So instead of saying this sentence, we need to say this one. I hope this one is clear to you. अगले सेंटेंस की तरफ हम देखते हैं. अगला सेंटेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इसको जरा देखिए. इसको देखिए. It did not happen what the teacher had predicted. It did not happen what the teacher had predicted. तो इस सेंटेंस को जब आप केयरफुली एनालाइज करेंगे तो सेंटेंस ये कहना चाहता है कि जो टीचर ने प्रिडिक्ट किया था वह नहीं हुआ, या ऐसे कह सकते हैं जो टीचर ने प्रिडिक्ट किया था वो नहीं हुआ. सो व्हाट द टीचर हैड प्रिडिक्टेड, ये एक नाउन क्लाउज है. दिस इज अ नाउन क्लाउज, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया गया है इट को. तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. नाउन क्लाउज को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं. तो हम दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल क्यों करें? इट जो है व्हाट द टीचर हैड प्रिडिक्टेड की जगह इजिली आ सकता है. अगर इतना ही रहता इट डिड नॉट हैपन तो वो फाइन था.
हम सेंटेंस को इंप्रूव करके ऐसे लिखेंगे सिंपली कि व्हाट द टीचर हैड प्रिडिक्टेड डिड नॉट हैपन। What the teacher had predicted did not happen। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? What the teacher had predicted, यानी टीचर ने जो प्रेडिक्ट किया था वह नहीं हुआ। ओके, सो इस पूरे नाउन क्लाउज की जगह आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट डिड नॉट हैपन, यानी वह नहीं हुआ। जो टीचर ने प्रिडिक्ट किया था उसकी जगह यह भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हैं कि एक ही वाक्य में दो सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसलिए this sentence is incorrect। Simply we will say what the teacher had predicted did not happen। Now let's move to the next mistake that we are going to discuss here। इसको देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस। अगर मैं लिखूं हिस्टोरिक प्लेसेस, ये एक्सप्रेशन अगर कहीं लिखा हुआ हिस्टोरिक प्लेसेस, तो ये सुनने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, पर देयर इज अ मिस्टेक इन इट। मिस्टेक क्या है, इसको समझने के लिए हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल ये क्या होते हैं वर्ड्स, इनका क्या मीनिंग होता है, इन दोनों के मीनिंग को क्लियरली समझना पड़ेगा। हिस्टोरिक का मतलब होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वह चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो उसको आप हिस्टोरिक कह सकते हैं। जैसे कोई इवेंट हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था इतिहास में, तो आप उसको हिस्टोरिक इवेंट कह सकते हैं। या कोई आने वाला भी इवेंट जो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसको हिस्टोरिक कह सकते हैं। बट हिस्टोरिकल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री या समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। तो इतिहास से जुड़ा हुआ अगर कोई चीज होगा तो उसको हिस्टोरिक नहीं कहेंगे, उसको हिस्टोरिकल कहेंगे। सो इंस्टीड ऑफ सेइंग हिस्टोरिक प्लेसेस यू नीड टू से हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो दिस इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। सो आई होप हिस्टोरिकल थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगला जो मैं एक्सप्रेशन आपको बताने वाला हूं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड है। जरा इसको देखिए। तो मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको बता लेता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल से मैं इसको बताऊंगा। इसको जरा देखिए। अगर कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है हाउ से, या कोई एक्सक्लेमेटरी क्लाउज जो है हाउ से स्टार्ट होता है, तो हाउ के तुरंत बाद हमको एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए। तो हाउ के बाद इमीडिएटली एडजेक्टिव आता है, तब एक्सक्लेमेटरी का वहां पे सेंस आता है। जरा इसको जरा इस सेंटेंस को देखिए जो मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसको देखिए, आई कैनॉट टेल यू how much I am sorry। I cannot tell you how much I am sorry। तो I cannot tell you एक क्लाउज हो गया, बाकी ये दूसरा क्लाउज हो गया। तो सेकंड वाले क्लाउज में सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है हाउ के साथ, लेकिन आप देखेंगे कि हाउ के इमीडिएटली बाद एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस जो है गलत है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं, आई कांट टेल यू हाउ, और हाउ के बाद एडजेक्टिव इमीडिएटली आएगा। यहां पे एडजेक्टिव जो है सॉरी है, तो आप लिखेंगे आई कैनॉट टेल यू हाउ सॉरी आई एम। सो इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू हैव टू से दिस वन। तो हाउ से रिलेटेड जितना भी एक्सक्लेमेशन शो किया जाएगा, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाएगा, चाहे सिंगल सेंटेंस में हो या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में हो, तो वहां पे हमको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना होगा कि हाउ के इमीडिएटली बाद एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे। अब जरा एक और एग्जांपल मैं इसके ऊपर दे रहा हूं, उसको देखिए।
सेम कॉन्सेप्ट पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। इसको देखिए, आई हैव realized how much different everybody's personality is. I have realized how much different everybody's personality is. तो सेम तरह का ये कॉन्सेप्ट इसमें भी है। हाउ के इमीडिएटली बाद हमको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा जो कि यहां पे नहीं लगा हुआ है। तो द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इज हाउ डिफरेंट। यहां पे हाउ मच डिफरेंट की जगह हम लिखेंगे हाउ डिफरेंट। सो द सेंटेंस विल गो लाइक दिस, आई हैव रियलाइज हाउ डिफरेंट एवरीबॉडीज पर्सनैलिटी इज। सो हाउ से रिलेटेड इस तरह का जब मिस्टेक सेंटेंस में आएगा तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला जरा सेंटेंस देखिए, इसको जरा हम, अगला सेंटेंस ही है लेकिन ये जरा कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस है, इसको भी जरा हम देखते हैं। अब जरा सा इसको समझाने से पहले मैं एक दो वर्ड को एक्सप्लेन कर लेना चाहता हूं। यहां पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है, दो वर्ड है। पहला है इमिग्रेट, आई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेट, और एक ई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेट। तो इमिग्रेट और इमिग्रेट, इन दोनों के डिफरेंस को आपको समझना है। अगर बाहर के देश का कोई व्यक्ति आपके देश में आता है तो वो इमिग्रेट करता है, और जो आपके देश से यानी आप अपने देश से अगर कहीं बाहर जाते हो तो आप इमिग्रेट करते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा अगला एक्सप्रेशन। इस सेंटेंस एग्जांपल को देखिए। अगर मैं लिखूं आई एम प्लानिंग टू इमिग्रेट टू द USA, I am planning to emigrate to the USA। सो आप अपने देश से, अगर मैं इंडिया में रहने वाला हूं और मैं प्लान कर रहा हूं यूएसए जाने का, तो यहां पे इमिग्रेट जो है सही वर्ड नहीं यूज किया गया है। इट्स नॉट गिविंग यू द राइट सेंस। सो इमिग्रेट की जगह ई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेट हम यूज करेंगे तो आपका ये सेंटेंस जो है ये क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू can differentiate between these two words, emigrate and immigrate. So let's see the last expression of today's class. आज की क्लास का हम आखिरी एक्सप्रेशन स्टडी करने वाले हैं। इस एक्सप्रेशन की चर्चा मैं दोबारा कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज किया था, लेकिन उस पर उतना ज्यादा क्लैरिटी मैंने सेट नहीं किया था, तो बहुत सारे लोगों के मन में उसके ऊपर विचार आ रहा होगा, तो उसको मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। इसको देखिए, अमेरिकन लाइफ। अगर अमेरिकी जीवन की बात हो तो उसके लिए अमेरिकन लाइफ इज फाइन, लेकिन अगर अमेरिकन तौर तरीकों की बात हो या अमेरिकन जीवन शैली की बात हो तो अमेरिकन जीवन शैली के लिए अमेरिकन लाइफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अमेरिकन जीवन शैली के संदर्भ में अमेरिकन लाइफ हम यूज नहीं करेंगे। यही मैंने बताने का प्रयास किया था, लेकिन इसको इतना डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। तो अमेरिकी जीवन शैली के लिए अमेरिकन लाइफ की जगह वी शुड से अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। सो आई होप यू फाइंड दीज एक्सप्रेशंस और दीज sentences useful for yourself. If you like this video, go and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you so much.